वेलकम इन ड्रीम हाई अकेडमी में आपका स्वागत है। द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस हमारा टॉपिक है। हमने पहला लेक्चर जो है वो ये दिया कि कौन सी जो कंपनी है यहाँ पे पहले आई, तो पोर्टुगीज़ की कंपनी यहाँ पे आई, या हम ये कह सकते हैं कि पोर्टुगीज़ जो है वो इंडिया में बाहर के यूरोपियन कंट्रीज़ में से पहला ऐसा देश था पोर्टुगीज़ जो यहाँ पे इंडिया में आए। उसके बाद फिर यहाँ पे इंडिया में फ्रेंच भी आते हैं, उसके बाद ब्रिटिशर्स भी आते हैं, डैनिश भी आते हैं, बाकी कंट्रीज़ भी आती है। लेकिन इस्टैब्लिश अपना रूल कौन करता है ज़्यादा देर तक? एक तो फ्रेंच करते हैं और उसके साथ-साथ ब्रिटिशर्स करते हैं। तो ब्रिटिशर्स 1947 तक रहते हैं। चलिए, कल हमने ब्रिटिश के बारे में पढ़ा था कि कैसे वो 1600 एडीज़ में यहाँ पे आते हैं। उसके बाद फिर किस तरह से जो है वो फोर्ट विलियम कॉलेज को जो है, यानी फोर्ट विलियम को जो है वो एक फोर्टिफाई करते हैं 1690s में। और आज हम फ्रेंच के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, वर्ल्ड हिस्ट्री के रिलेटेड भी है, इसमें जानकारी बहुत सारी। तो आपको ये लेक्चर जो है वो बड़े ध्यान से देखना होगा। इंडियन हिस्ट्री का ये पार्ट है। फ्रेंच कंपनी की हम बात करते हैं, फ्रेंच मुल्क की हम बात करते हैं। जो फ्रेंच कंपनी यहाँ पे आई थी उनका नाम था, देखिएगा, ब्रिटिशर्स का नाम क्या था वो कंपनी का? मर्चेंट जो है एडवेंचर्स, उस कंपनी का नाम था जो यहाँ पे इंडिया में आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी उसका नाम था, लेकिन उनका जो एक ग्रुप बना था जिसे कहा जाता था मर्चेंट एडवेंचर्स। उसी तरह से फ्रेंच ने भी एक कंपनी बनाई जिसका नाम था कंपनी डेस इंडीज ओरिएंटल्स। इसका नाम कभी कभार फ्रांसिस्काइज भी लगाया जाता है। तो चलिए, कोलबर्ट द मिनिस्टर ऑफ लुइस 15 इस्टेब्लिश्ड, जो कोलबर्ट था, जो मिनिस्टर ऑफ लुइस 15 का, उसने इस्टेब्लिश किया ये एक ग्रुप, यानी एक ये ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नाम क्या रखा उन्होंने? कंपनी डेस इंडीज ओरिएंटल्स फ्रेंकाइज भी रखा है इसका नाम। चलिए, इन्होंने क्या किया? फ्रेंच ने इंडिया में आते ही अपनी एक फैक्ट्री यहाँ पे सेटअप की। और सेट कहाँ पे की? अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में। कब सेटअप की? 1668 में। उसके बाद एक बहुत बड़ी लड़ाई आपस में इनके बीच में होती है, ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में। ये लड़ाई जो है ये बेसिकली, इस लड़ाई के रूट काज जो है वो बैक इन यूरोप में होते हैं, क्योंकि यूरोप में उस वक्त एक लड़ाई चल रही थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। यानी दोनों कंट्रीज, फ्रेंच और ब्रिटिशर्स, क्या करना चाहते थे कि ये इनको अमेरिका के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स थी, यानी इनकी जो कॉलोनीज अमेरिका में भी थी, तो उनको ये लड़ाई भी थी और ये आपस में कोशिश करते थे कि एक दूसरे को ये डिफीट करे। सो इसी तरह से यहाँ पे जो है वो कार्नेटिक वार्स स्टार्ट होती है। कार्नेटिक वार्स जो इंडिया में कब स्टार्ट होती है? जब इनका एक गवर्नर डुप्लेक्स, जी हाँ, डुप्लेक्स आता है। डुप्लेक्स केम टू इंडिया इन 1742 इज द गवर्नर जनरल ऑफ फ्रांस। गवर्नर जनरल फ्रांस का जो है वो डुप्लेक्स था, जो कि इंडिया में आता है। और यहाँ से स्टार्ट होती है कार्नेटिक वार्स। देखिएगा, कार्नेटिक यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। कार्नेटिक एक तो मॉडर्न मद्रास से, उसके साथ साथ आंध्र प्रदेश से और तमिलनाडु भी इसके पार्ट्स में आता है कर्नाटक में। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी जगह है। ये मॉडर्न जो मद्रास है या चेन्नई जिसे हम कहते हैं, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, ये ईस्टर्न घाट्स के साइड में आता है। तो ईस्टर्न घाट्स में यहाँ पे पहले बना लेता हूँ, ये है पेनिनसुलर इंडिया। तो ये जो साइड है यहाँ पे, ये वाला साइड, ये कार्नाटिक में आता है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। फर्स्ट कार्नाटिक वॉर की बात कर लेते हैं। इनके बीच में, ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में, 3 कार्नाटिक वार्स होती है। और पहली कार्नाटिक वार, फर्स्ट कार्नाटिक वार होती है 1744 से लेके 1748 तक। 4 साल तक ये चलती है। लास्ट में होता क्या है? बैटल ऑफ सेंट थ्रोन एंड नवाब ऑफ कार्नाटिक आस्क्ड फॉर द हेल्प फ्रॉम ब्रिटिशर्स। अब यहाँ पे फ्रेंच ने अटैक किया। और किस बैटल में अटैक किया कार्नाटिक को? जी हाँ, सेंट थॉम में। एंड नवाब ऑफ कार्नाटिक आस्क्ड, नवाब ऑफ जो कार्नाटिक थे, उन्होंने हासिल की कहाँ से हेल्प? ब्रिटिशर्स से हेल्प मांगी। तो ब्रिटिशर्स ने हेल्प किया उन्हें, और आपस में ये दोनों जो बिग पावर्स थे उस वक्त, फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में एक थोड़ी सी लड़ाई होती है। लड़ाई के पीछे मैंने आपको कहा कि ये वजह जो है वो बैक इन यूरोप में था, कि आपस में ये लोग जो है वो कोशिश करते थे कि एक तो वॉर ऑफ सक्सेशन जो कि ऑस्ट्रेलिया में चल रहा था, उसके साथ साथ अमेरिका में भी कॉलोनीज के ऊपर इनको जो है वो आपस में प्रॉब्लम्स थी। तो 1748 में एक ट्रीटी साइन होती है। देखिएगा, ट्रीटी वाज साइनड इन यूरोप। यूरोप में ट्रीटी साइन हो गई, ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपली। ट्रीटी का नाम था एक्सला चैपली। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है यहाँ पे क्योंकि इसी एक्सला चैपली ट्रीटी की वजह से ये वॉर यूरोप में भी ख़त्म होती है और इंडिया में भी ख़त्म होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि किस वॉर की वजह से इंडिया में भी वॉर ख़त्म होती है, और यानी किस ट्रीटी की वजह से इंडिया में भी वॉर ख़त्म होती है
और लेकिन यूरोप में भी ख़त्म होती है वार, वो ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपली थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये दूसरी ट्रीटी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, यानी दूसरे वार के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिएगा, आप हमारे जो जेकेपीएसआई का बैच है उसमें भी शामिल हो सकते हो, उसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। सेकेंड कार्नाटिक वार स्टार्ट होती है 1748 से लेके 1754। इसमें आप ये याद रख लीजिएगा कि ब्रिटिशर्स जो है वो एक बार फिर जीत लेते हैं इस वार को। पहले इनिशियली जो है वो ड्यूप्लेक्स इस वार को जीत लेता था, लेकिन किसी हद तक आखिर में वो जो है वो कंटिन्यू नहीं नहीं रख पाए अपनी जीत को, या हम ये कह सकते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा एक तरह से वो मदहोश हो गए, नींद में खो गए और ब्रिटिशर्स ने इस वार को जीत लिया। इस वार के पीछे में जो फर्स्ट वार है, ये याद रख लेना है कि जो पहली ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैपली थी, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये वार जो है वो इंडिया में पहली ट्रीटी, फॉरेन ट्रीटी साइन की जाती है, फॉरेन पावर्स के बीच में एक साइन की जाती है ट्रीटी। तो इसकी वजह से, यानी ये यूरोप में ट्रीटी साइन की जाती है, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, या हम कह सकते हैं कि इसकी वजह से दोनों ही जो ब्रिटिशर्स और फ्रेंच जो है वो इन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम जो है वो किसी भी प्रॉपर्टी को, एक दूसरे की प्रॉपर्टी को हम अटैक नहीं करेंगे, यानी हम एक दूसरे को प्रॉपर्टी को एक तरह से सेफ करेंगे, सेफ गार्ड करेंगे। चलिए, थर्ड बैटल ऑफ कार्नाटिक, या हम थर्ड कार्नाटिक वार 1758 से लेके 1750 1763, इसमें क्या होता है कि बैटल ऑफ वांडीवाश एक बैटल फॉट की जाती है। हमेशा याद रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है कि इंडिया में कि बैटल ऑफ वांडीवाश किस किस के बीच में लड़ाई की गई थी। ये 17 यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, 1760 में बिटवीन फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के, जी हाँ, फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में बैटल ऑफ वांडीवाश होता है। ये थर्ड कार्नाटिक वॉर्स में होता है। इसमें भी क्या होता है कि ब्रिटिशर्स ने इस वॉर को जो है वो जीत लिया होता है। इसी तरह से अब हम यहाँ तक बात कर रहे थे फ्रेंच किस तरह से यहाँ पे आए, उसके बाद हमने बात की कि पोर्टुगीज़ यहाँ पे किस तरह से आए और उन्होंने क्या क्या सेटलमेंट्स यहाँ पे की, फिर ब्रिटिशर्स किस तरह से यहाँ पे आए और कौन कौन सी सेटलमेंट्स की। अब यहाँ पे क्योंकि लास्ट में हमने पढ़ना ज़्यादा है ब्रिटिशर्स का ही, द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। अब ब्रिटिशर्स जो है वो अपने आप को इस्टेब्लिश कैसे कर पाए बंगाल में, ये देखना काफ़ी दिलचस्प है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिएगा, अब बंगाल की हम बात करेंगे, पहले बंगाल की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है। मुर्शिद कुली खान, ये याद रख लीजिएगा, मुर्शिद कुली खान मेड बंगाल इंडिपेंडेंट स्टेट। इंडिपेंडेंट स्टेट इसने बनाई, किससे स्टेट बनाई इंडिपेंडेंट? मुगल एम्पायर से। 1717 में ये जो है वो स्टेट को इंडिपेंडेंट बनाते हैं। उसके बाद मुर्शिद कुली खान के बाद, जो कि इन्होंने एक यहाँ, इन्हें फाउंडर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है, मुर्शिद कुली खान को फाउंडर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। इन्होंने बंगाल स्टेट बनाई, इंडिपेंडेंट स्टेट बनाई मुगल एम्पायर से। उसके बाद इसके बेटे ने जो यहाँ पे रूल किया फॉर 12 ईयर्स, शुजा-उद-दौला। जी हाँ, इसका बेटे का नाम था, इसके बेटे का नाम था शुजा-उद-दौला। उसके बाद शुजा-उद-दौला के बाद अलीवर्दी खान जो है वो टिल 1756 तक रूल करते हैं बंगाल का। अब यहाँ से एक अच्छा चैप्टर स्टार्ट होता है। मैंने आपको कहा कि अब तक 2-3 क्वेश्चंस आपको यहाँ से बन रहे हैं कि बंगाल का फाउंडर कौन है? मुर्शिद कुली खान, जी हाँ। और मुर्शिद कुली खान के बाद किसने 12 ईयर्स तक रूल किया बंगाल का? जी हाँ, शुजा-उद-दौला। उसके बाद फिर थर्ड रूलर कौन थे? अलीवर्दी खान। और अलीवर्दी खान ने कब तक रूल किया? 1756 तक। उसके बाद अब बात करेंगे हम यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर की, सिराजुद्दौला। जी हाँ, सिराजुद्दौला की हम बात करेंगे। सिराजुद्दौला का एक चैप्टर यहाँ पे इंक्लूड करना मैं चाहता था आज, क्योंकि वरना जो है वो मैं कोई और चैप्टर उठा सकता था, क्योंकि मैंने आपको कहा कि हमने रिलेट करना है, लिंक करना है इवेंट्स को जो कि इंडियन हिस्ट्री में ऑकर हुई है, इंडियन हिस्ट्री में अब तक हुई है। सो उसी तरह से सिराजुद्दौला को यहाँ पे लाने का मकसद मेरा यही था, क्योंकि हमने ऑलरेडी जो है वो दस्तक्स के बारे में पढ़ा था, वो आपको यहाँ पे समझ आएगा फर्दर। तो व्हेन ही बिकेम द नवाब, अब अलीवर्दी खान के बाद सिराजुद्दौला जो है वो नवाब ऑफ बंगाल बन जाते हैं। ही वांटेड, अब सिराजुद्दौला का एक काम था, वो चाहते थे, उन्होंने देखा कि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आके खुले लूट मचाई उन्होंने, किसी तरह से भी वो ट्रेड करते हैं, कोई भी उनको जो है वो रोक टोक नहीं है यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि ही वांटेड, सिराजुद्दौला वांटेड टू चेक द मिसयूज ऑफ दस्तक्स। जो दस्तक्स इन्हें किसने दिया था? रिमेंबर इट, आपको याद होगा मैंने कहा था कि 1717 में, जी हाँ, मुगल जो एक अम्परर है, मुगल अम्परर ने दस्तखत किसको दिया था, एक फरमान किसको दिया था? यूरोपियंस को दिया था, यानी ब्रिटिशर्स को दिया था। उसका नाम क्या था? रॉयल फरमान। उस दस्तखत का नाम क्या था? रॉयल फरमान। फारूक सियार ने इन दस्तखत को दिया था। इस दस्तखत का मतलब यही था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये
एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है कि रॉयल फरमान किसने दिया था? तो फारूक सियार ने दिया था। अब तक ये चला आ रहा था 1717 से लेके 1756 तक ये चीज़ें जो है वो चली आ रही थी। कोई भी इनको जो है वो किसी ने अब तक चेक करने की कोशिश नहीं की इनके पावर को। एक ट्रेड परमिट होता है और ये फ्रीली ट्रेड कर सकते थे एंड ऑर्डर्ड फ्रेंच एंड ब्रिटिशर्स नॉट टू। इन्होंने क्या किया, ये दस्तखत ब्रिटिशर्स को मिले थे, फ्रेंच को नहीं मिले थे और इन्होंने ऑर्डर क्या किया फ्रेंच और ब्रिटिशर्स को कि नॉट टू मिसयूज द सॉइल ऑफ कलकत्ता इन द वॉर बिटवीन द टू। मैंने अभी कहा कि इनके बीच में वॉर हो रही थी, लगातार वॉर्स में ये इंडल्ज थे बोथ ब्रिटिशर्स एंड फ्रेंच। और इसी तरह से जो है यहाँ पे सिराजुद्दौला ने ब्रिटिशर्स से कहा और फ्रेंच से कहा कि आप जो है वो कलकत्ता को मिसयूज़ मत कीजिएगा, उनकी सॉइल को, क्रॉप्स को डैमेज मत कर लीजिएगा, आपस में आपको लड़ाई करनी है। तो इस तरह से जो है वो इनकी जो पावर है उसको चेक करने की कोशिश की। फ्रेंच ने ओबे किया लेकिन ब्रिटिशर्स ने डिसओबे किया। अब यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन बन रहा है कि ऑन 20th ऑफ जून, जी हाँ, ऑन 20th ऑफ जून 1756 नवाब अटैक्ड कासिम बाजार, नवाब सिराजुद्दौला अटैक्ड कासिम बाजार एंड फोर्ट विलियम्स। जी हाँ, ये फोर्ट विलियम्स कब बना था? 1700, जी हाँ सॉरी, ये फोर्ट विलियम्स कब बना था? 1690 को। जी हाँ, 1690 से लेके 1696 को फोर्टिफाई किया जाता है। इसी तरह से 1756 में नवाब क्या करते हैं, 20th ऑफ जून को ये अटैक करते हैं कासिम बाजार को और फोर्ट विलियम्स को ये हासिल कर लेते हैं और वहाँ पे इम्प्रिजन करते हैं, जेल में डालते हैं या बंद करते हैं किसी कमरे में लोगों को। और कितने लोगों को बंद करते हैं? 146 लोगों को बंद करते हैं एक छोटे से रूम में। रूम की जो लेंथ और ब्रेडथ कितनी होती है? ये लॉन्ग होता है 18 फीट और इसकी जो विड्थ होती है वो होती है 14 फीट। याद रख लीजिएगा, ये 20th ऑफ जून था और गर्मी थी। फॉर वन नाइट इनको बंद किया जाता है। ओनली 23 वर अलाइव। इनमें से कितने जिंदा वापस निकले? 23। एंड दिस, रिमेंबर इट, एंड दिस इज कॉल्ड एज इन दिस इंसिडेंट इज नोन एज ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्लैक होल ट्रेजेडी कब हुई थी? 20th ऑफ जून 1756 को। इसी तरह से फिर बैटल ऑफ प्लासी होती है। अब जब ब्रिटिशर्स ने देख लिया कि नवाब जो है लगातार उनके बीच में जो है वो इनको रोक रहा है, उनके बीच में एक दीवार खड़ी कर रहा है, उनकी सक्सेस के बीच में, उनकी प्रॉस्पेरिटी के बीच में, उनके जो एनेक्सेशन पॉलिसीज़ के बीच में एक दीवार खड़ी खड़ी कर रहा है, तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने, एक बैटल ऑफ प्लासी होती है। ये होती है 23rd ऑफ जून 1757। 23rd ऑफ जून 1757 को बैटल ऑफ प्लासी होती है। अब इस बैटल में देखिएगा, जो भी अच्छे अच्छे रूलर्स थे या गवर्नर्स थे, किसके सिराजुद्दौला की, मीर जाफ़र था उसमें, राय दुर्लभ था जी, जितने भी इसके बड़े बड़े जो आर्मी जनरल्स थे, नवाब के जो बड़े बड़े जनरल्स थे, उन्होंने इस वॉर में पार्टिसिपेट नहीं किया, डिड नॉट ज्वाइन द वॉर। क्यों नहीं ज्वाइन किया? क्योंकि बिकॉज ऑफ कॉन्स्पिरेसी। इन्होंने जो है वो एक तरह से ये ब्रिटिशर्स के साथ मिल चुके थे और ब्रिटिशर्स ने इन्हें लॉलेज दी थी कि आप लोगों को हम जो है वो पावर देंगे। इसी तरह से अब ये इसीलिए इसको वॉर भी नहीं कहा जाता है, क्योंकि ये जब सिराजुद्दौला एक बैटल फील्ड में जाते हैं वॉर लड़ने के लिए, वहाँ पे क्या किया जाता है, इसको सिराजुद्दौला को इसके अपने ही लोग मार लेते हैं। जी हाँ, उसके बाद मीर जाफ़र को एंथ्रोन किया जाता है एज़ द नवाब ऑफ बंगाल। जो कि मीर जाफ़र, ये कौन होता है? याद रख लीजिएगा, मीर जाफ़र इसके एक आर्मी जो कैप्टन होते हैं या आर्मी जनरल होते हैं, तो ये पार्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ से जब इसे मार दिया जाता है तो मीर जाफ़र को बनाया जाता है नवाब ऑफ बंगाल। तो आफ्टर सिराजुद्दौला कौन बनता है नवाब ऑफ बंगाल? ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मीर जाफ़र नवाब ऑफ बंगाल बन जाते हैं। तो इसके बाद कल हम जो है वो बाकी लेक्चर्स को भी कंटिन्यू करेंगे। ये पीडीएफ जो है वो हम आपको सेंड करेंगे। हमारी जो टेलीग्राम चैनल है ड्रीम हाई एकेडमी, वहाँ से आप हासिल कर सकते हैं। एक बार फिर मैं टेलीग्राम चैनल का नाम दोहरा लेता हूँ, ड्रीम हाई एकेडमी। जी हाँ, ड्रीम हाई एकेडमी टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो आप और जो है वो वहाँ से हासिल कर सकते हैं इसको। अभी हमने बात की कि रॉयल फरमान की, एक बार फिर मैं थोड़ा सा आपको रिकैप कराता हूँ। देख लीजिएगा यहाँ पे रॉयल फरमान जो है वो, या जान सरमान जो है वो एक रॉयल फरमान हासिल करते हैं फ्रॉम फारूक सियार। इस रॉयल फरमान को कहा जाता है दस्तखत। ये ट्रेड फ्री करने के लिए, यानी फ्रीली ट्रेड करने के लिए, इनको कोई भी कस्टम ड्यूटीज़ इनको नहीं पे करनी होती थी। तो इसी को रोकने के लिए सिराजुद्दौला ने क्या किया था, ब्रिटिशर्स को कहा कि आप जो है वो इन दस्तखत का मिसयूज़ मत कर लीजिएगा। और यही वजह थी कि बैटल ऑफ प्लासी जो है वो आपस में उनके बीच में लड़ाई हो गई, बैटल ऑफ प्लासी। तो कल का जो लेक्चर होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ से जब अब जो है वो हिस्ट्री स्टार्ट हो रही है। 1757 एक ऐसा
दे या कह सकते हैं हम ईयर है या डे है जहाँ से इंडियन हिस्ट्री जो है वो कम्प्लीटली चेंज होती है। और रफ्ता रफ्ता आप देखोगे कि ब्रिटिशर्स किस तरह से इंडिया में आके यहाँ पे आके फिर वो जो है अपनी सेटलमेंट्स कर लेते हैं, अपनी इस्टेब्लिशमेंट्स कर लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में वो हाथ जमा लेते हैं, पाँव जमा लेते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।